यहाँ के स्टूडेंट्स को एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। ग्रास रूट लेवल से हम बच्चों को प्रिपेयर करना चाहते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। बट हमें यह समझना जरूरी है कि इस कंपटीशन का लेवल क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों और पेरेंट्स के साथ में वो है अवेयरनेस की कमी। हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग मास्टर्स कर चुके हैं, कुछ बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सबका कोई ना कोई ड्रीम तो है। समय के साथ ड्रीम भी बदल रहा है। हम लोग जब छोटे होते तो हमारे जनरली जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो इन्फेचुएटेड होते हैं दूसरों के ड्रीम से। मेरी सिस्टर ने वो किया था, मेरी कजिन ने वो किया था, मेरे रिलेटिव ने वो किया था, मेरी फ्रेंड के फ्रेंड ने वो किया था, और मैं भी वैसा बनना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम सेम कैलिबर रखते हैं, हमें वो पोटेंशियल है, हमारा वो इंटरेस्ट है या नहीं है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई की शुरुआत कब की जाए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कब किया जाए, कौन कौन सी एग्जामिनेशंस होती हैं, इन एग्जामिनेशंस के लिए हमें क्या एफर्ट्स डालने होंगे, किस लेवल से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू होगी, इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो क्या ये विजिबल है आप लोगों को यहां से? ओके, सो हर एक पेरेंट का एक सपना है कि मेरा जो बच्चा है ना वो सक्सेसफुल बने लाइफ में, एक अच्छा मुकाम हासिल करे, एक हाईएस्ट लेवल पे जाए अपने करियर के। लेकिन कैसे, ये एक हमेशा क्वेश्चन मार्क है पेरेंट्स के लिए। अब बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप करियर बना सकते हैं। हम जब पढ़ा करते थे स्कूल लाइफ में, जब हम कॉलेज में थे, वी हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, है ना, बहुत कम ऑप्शंस हुआ करते थे। लेकिन आप जब इस जनरेशन में आप पढ़ रहे हैं, आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, वो सबसे पहले हमें अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, सो दैट वी कैन बी सक्सेसफुल इन आवर करियर। आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब में सीए है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग है ना, आप देखिए डिफेंस है, मेडिसिन है, ये सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आज हर एक बच्चे को पता है कि यहाँ पे हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं कई सारे स्टूडेंट्स को, चूंकि मैं भारत के हर एक कोने में मूव करता हूं, मैं हजारों लाखों पेरेंट्स और बच्चों से मिला हूं पिछले 15 सालों के अंदर, और मैंने एक चीज को समझा है, सर हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स कहता है सर अभी तो बच्चा छोटा है, 8th क्लास के अंदर है, 9th क्लास के अंदर है, हम बाद में सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं ये प्रॉब्लम क्यों है। हम यदि इंटरनेशनल और नेशनल ओलंपियाड्स, कितने बच्चे इसमें हैं जो ओलंपियाड्स के बारे में जानते हैं? ओलंपियाड्स एग्जामिनेशंस क्या होती है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बॉडीज और प्राइवेट बॉडीज ओलंपियाड्स को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, ये बच्चे के एप्टीट्यूड को मालूम करने के लिए होती है। आपको पता लगता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने के बाद में कि मेरा लेवल क्या है। आप एक क्लास, सपोज आप एक जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हैं, उस क्लास के अंदर सपोज 40 स्टूडेंट का बैच है, उस अपने सिटी के जितने स्कूल्स हैं उससे आप कॉम्पीट करें, आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से कॉम्पीट करें, सेम क्लास के बच्चों में, उसको नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और टॉपर कहाँ हैं। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के बीच। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हर एक पेरेंट्स को, इस समय जब ये पैंडेमिक का टाइम था ना, तो पेरेंट्स भी बच्चों से परेशान है और बच्चे भी पेरेंट्स से परेशान है। ये फैक्ट बात है। पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, पेरेंट्स की मजबूरी मोबाइल देना उसे, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन है। राइट, और बच्चे की पेरेंट्स को लगता है कि शायद पढ़ाई के अलावा या तो यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, या इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत एक्टिव है। राइट, तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि परेशानी ये नहीं है कि गोल को कैसे अचीव करें, परेशानी है कि हमारा गोल ही नहीं। आज आप देखें, मैं आपको यकीन से बोलता हूं, एक बार आप दिल्ली जाएं, आप कोटा आए, आप वहां पे हिंदुस्तान के बेहतरीन माइंड से आप जब मिलेंगे ना, तो बच्चे का माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मुझे जीवन में करना क्या है, बहुत क्लियर है। बट रिमोट एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं बिहार खगड़िया का। बिहार के अंदर खगड़िया जिला है जो कि बहुत, मतलब है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेस, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां का एक स्टूडेंट था वात्सल्य चौहान, ये 2014 की बात है। राइट, वो बच्चा बहुत मेरिटोरियस बच्चा था, उसके फादर वेल्डिंग करते थे, बहुत गरीब परिवार से थे। वो बच्चा एलन में पढ़ने के लिए आया था,
और टीचर्स ने जब उसको पढ़ाया तो टीचर्स को लगा कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। जब उसने पहली बार आईआईटी का एग्जामिनेशन दिया, उसकी रैंक आई 9500 समथिंग, कैटेगरी से आता था। जब उसके पेरेंट्स को फोन किया, क्योंकि वो एलन छोड़ के चला गया था, कोचिंग पूरी हो चुकी थी, एग्जाम हो गई थी, अपने घर पे था, जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे को फोन किया तो उसके फादर बोलते सर मैं तो सेटिस्फाइड हूं और चूंकि कैटेगरी में भी आता हूं तो मुझे कोई ना कोई अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। आईआईटी का मिलना, इंजीनियरिंग में एडमिशन होना, लेकिन एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन होना में बहुत बड़ा अंतर है, राइट। और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है वहां पे। की बात करें तो भी कंपटीशन क्या लेवल है, मैं बताने वाला हूं। तो हमारे टीचर्स ने उसको बोला कि नहीं सर आप इसको फिर से 1 साल रिपीट करवाएं और शायद इसको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। तो उसके फादर ने बोला सर मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे 3 बच्चे और जिन्हें मुझे पढ़ाना है। सारा खर्चा एलन ने उठाया, उस बच्चे को हम लेके आए, फूड अकोमोडेशन सब कुछ फ्री किया उस बच्चे के। नेक्स्ट ईयर में जब उसने अटेम्प्ट किया 351 रैंक आई और उसको आईआईटी में एडमिशन हुआ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। 3rd ईयर के अंदर उसका 1.2 करोड़ का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लगा और आज वो कनाडा के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एक टीचर का बच्चे के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना और उसको आगे लेके आना। और यकीन मानिए हाँ, आपकी जो पेरेंट्स और हमारी एज के जो लोग थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे 55% आता था ना तो मिठाई बंटती थी मोहल्ले में कि गुड सेकंड आया, उसको गुड सेकंड बोला करते थे। और यहाँ पे आज 99 परसेंटाइल आने के बावजूद भी बच्चा रोता है कि मेरे मार्क्स कम हो गए। तो आप लोग ना, यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि आप उस कंप्यूटर जनरेशन के बच्चे हैं जहां पे आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं। जो चीज हम लोगों ने सीखी है पैसा देके, वो आपको आज सब कुछ बाय बर्थ आता है। आपको सब चीजें, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, मोबाइल को ऑपरेट करना, राइट। सो पोटेंशियल बहुत है, उसको सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल को तय करना। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जिन बच्चों का गोल नहीं है उनकी लाइफ गोलमोल होने वाली है। आप इमेजिन कीजिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जॉब, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है भारत की, तो जॉब्स तो लिमिटेड होंगे, लेकिन जॉब लगना असंभव नहीं है अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं। आप याद कीजिए अभी रिसेंटली ओलंपिक्स कंप्लीट हुए हैं, चाइना ने कितने गोल्ड मेडल लिए, अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल लिए, 150 से ऊपर, 200 से ऊपर गोल्ड मेडल। भारत कितने लेके आया? गोल्ड मेडल कितने थे? गोल्ड मेडल एक गोल्ड मेडल। 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर एक गोल्ड मेडल। रीजन पता है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। उन सब चीजों की फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास में। लेकिन यदि मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज हमारे हिंदुस्तान के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करें। वो चाहे कितनी बड़ी आईटी कंपनीज हो, उनके सबके सीईओज कौन है? इंडियंस हैं। सो अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिंदुस्तान में बेहतरीन इंजीनियरिंग, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज, बेहतरीन लॉ कॉलेज, सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। सिर्फ जरूरत किस बात की है कि हमें वहां तक पहुंचना है। कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। सो गोल को तय तो करना पड़ेगा। और खासकर मैं पेरेंट्स को भी एक चीज कहना चाहता हूं, हमेशा एक बात बोलता हूं, बच्चों आप इस बात को समझना कि डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और यदि डिस्ट्रैक्शन होगा तो आपका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप इसको समझिए कि जिस आप टेंडर एज के अंदर हैं जहां पे बहकने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको कई सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट आपको पता है क्या करता है? सोशल मीडिया, राइट। आपको पता नहीं चलता जब आप इंस्टाग्राम लेके बैठते हैं तो उसमें कितने घंटे आप लोग गंवा देते हैं, है ना। सो हम एलएन में जब हम पता है क्या बोलते हैं कि तो भी पैंडेमिक आया इस कारण से बच्चों को मोबाइल, वरना हमारे यहाँ पे जो 1,40,000 बच्चा पढ़ रहा है उसको सिर्फ कीपैड वाला फोन अलाउ करते हैं हम लोग, ताकि वो अपने मम्मी पापा जो दूर बैठे हैं उनसे वो बात कर सके। हम हमेशा डिस्करेज करते हैं स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए। सो आप ध्यान रखिए कि इसको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्ट ऑफ टाइम। यही टाइम है जब आपको सीरियस होना है अपने करियर के प्रति। मैं हमेशा बोलता हूं फ्रेंड्स बनाएं, लेकिन आप फ्रेंड्स ऐसे लोग बनाएं जो आपको अपने करियर को बिल्डअप करने में मदद करें। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हमारे कोटा में पता है क्या होता है? एक मिथ है लोगों के अंदर, जो लोग कोटा नहीं आए होते ना और जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए कोशिश सोचते हैं कि वहां पे टॉपर्स को अलग पढ़ाया जाता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनकी बैच अलग चलती है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है।
है ना, इसीलिए वो रैंक ले आते हैं, और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मेहनत नहीं होती। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इस बात को समझना। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट क्या 40 जो 40 स्टूडेंट्स हैं सबका लेवल एक जैसा है क्या? सबका इंटरेस्ट एक जैसा है क्या? नहीं है। और आप देखें कि इस जो सीबीएसई के जो 10th क्लास के रिजल्ट, ज्यादातर बच्चे 10th के बाद में मूव करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 10th क्लास के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर 7 लाख से ज्यादा बच्चे तो ऐसे आ रहे हैं जो 90% से अबव स्कोर कर रहे हैं। स्कोर करना एक अलग चीज है और फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज है। तो हमारे पास में जब बच्चा आता है, पेरेंट्स कई बार बोलते हैं सर मेरा बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, 90% से ऊपर पास है, आप उसको कितनी स्कॉलरशिप दोगे? मैं आपको फिर बताता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर 10th क्लास की मार्कशीट कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपके अच्छे मार्क्स इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, याद करके भी लिखा जा सकता है, राइट? और यदि आपके मार्क्स कम आए तो इस बात का ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आप कमजोर हैं, ना, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करते हैं? अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक बच्चा जिसने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया है उसके लेवल को मुझे ऊपर कैसे लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, 21 डेज तक हम अपनी पढ़ाई कराते हैं, हमारे टीचर सेम लेवल का पढ़ाते हैं। जो टॉपर 100% वाला बच्चा वो भी उसी क्लास में बैठा है, जो 60% वाला बच्चा वो भी उसी क्लास में बैठा है। सेम डिलीवरी होती है एजुकेशन की। 21 डेज के बाद में भी कंडक्ट अ टेस्ट। उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पे फिर हम बैचेस को सेग्रीगेट करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं। और ये क्यों जरूरी है आज के एजुकेशन सिस्टम में, इस चीज को स्कूल में भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा मैं प्रिंसिपल्स को बोलता हूं थोड़ा सा चेंज कीजिए अपनी पढ़ाई पढ़ाने के ढर्रे के अंदर, राइट? अब आप देखिए कि एक बच्चे के मार्क्स आए बिलो एवरेज, एक बच्चे के मार्क्स आए एवरेज, एक बच्चे के मार्क्स आए अबव एवरेज। अब जिस बच्चे के मार्क्स बिलो एवरेज हैं, हमारा ये मानना है कि वो बच्चा कमजोर नहीं है, बच्चे के मार्क्स कमजोर है। बहुत अंतर है। अगर मैंने मान लिया कि ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो मेरा पढ़ाने का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं सोचता हूं नहीं यार किसी कारण से इसके मार्क्स कम आए, मार्क्स कम क्यों आए? हो सकता है इसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत रही हो सकता है कि वो जब टेस्ट दिया उसमें बीमार रहा हो, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमने बैच को सेग्रीगेट कर दिया और जिस लेवल पे बच्चा है उस लेवल से ऊपर उठाने की स्पीड से हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें। एक बच्चा जिसने हाईएस्ट मार्क्स लेके आए उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी पढ़ाने की, उसको हम थोड़ा जल्दी से पढ़ा पाएंगे क्योंकि उसकी खुराक ज्यादा है, हम उसको ज्यादा दे पाएंगे। बट एक बच्चा जो टॉप बैच में बैठा है वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे ही वो नेक्स्ट टेस्ट होगा यदि उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो वो गिर के नीचे वाली बैच में आ जाएगा, है ना? और जो नीचे वाली बैच में बच्चा है वो किसी भी मोमेंट पे ऊपर वाली बैच में आएगा। तो ये साइकिल थ्रू आउट द ईयर हम चलाते हैं। कभी भी बच्चे को हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देते हैं। और जो बच्चा लोअर, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो एवरेज बिलो एवरेज बैच के अंदर है, उस बैच से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारा सक्सेसफुल फॉर्मूला है और यही रीजन है कि हमारे पे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। आप ध्यान रखिए एक चीज का, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथड साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं, मैथ्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप जाएं, आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूस ली को जानते हैं ना आप? ब्रूस ली एक बात बोलते थे कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 10,000 तरह के किक मारता, मुझे उस आदमी से डर लगता जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता। क्योंकि अगर उसने 10,000 टाइम एक ही किक को प्रैक्टिस किया होगा तो क्या करेगा आप समझ सकते हैं, राइट? तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बच्चों में एक सबसे बड़ी कमी देखी कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ के आए और घर पे आके उसने एक बार रिवाइज किया और खत्म कर दिया, ठीक है ना? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप क्या होंगे उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि आप, क्योंकि आने वाले जितने एग्जामिनेशंस में आपको सिर्फ बबल लगाना है, आपको सब्जेक्टिव लिखना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और वो ऑप्शन एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो वो कंसिस्टेंसी कब होगी? प्रैक्टिस से आएगी। एक बात वो ध्यान रखिए, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। गोल का निर्धारण जो मैंने आपसे कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत अहम होता है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ पेरेंट्स से बात करें। और आज के समय में पेरेंट्स, जैसे मैं बताता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ मेरी 11 साल की बेटी है, 6th क्लास में वो पढ़ती है, राइट? और वो मुझसे हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि पापा जब मुझे आएंगे तो पढ़ाएंगे, राइट? और कई बार क्या होता है मैं जब टूर पे होता हूँ मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ तो मैं अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाता हूँ, ठीक है? मेरी बीवी मेरे ऊपर चिल्लाती थी, है ना, कुछ समय कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो या आप बाहर रहते हो तो ज्यादा इसको पेम्पर करते हो, ज्यादा इसको करते हो। और अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने एक दिन बैठ के सोचा कि हमें करना क्या चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुने। हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा तो हम बच्चों को बहुत
बुरी तरीके से डांट देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का रोल सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे से बात करें उसको करना क्या हर समय। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, पिछले 8 साल से वो कथक सीख रही है ना, डांस में उसका बहुत शौक है। बट एक चीज मैंने उसको समझाया एक दिन, क्योंकि हम जब मैं और मेरी वाइफ जब हम डिस्कशन करते हैं इसको हम आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि उसके साथ के लोग कोचिंग करना स्टार्ट कर दिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो हमने डिसाइड किया, एक दिन बेटी से भी हमने बात किया, मैंने कहा बेटा अगर ये चीज तो ये है ठीक है, बट अगर आप सोर्स ऑफ मतलब आने वाले समय में आप अर्निंग के बारे में सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो आपको एजुकेशन तो करना पड़ेगा। हमने उसकी 8-10 बार काउंसलिंग करी, मैथमेटिक्स के लिए बात किया, उसको समझाया, कभी जब वाइफ को टाइम मिला तो हम मैक्सिमम टाइम उसको देना स्टार्ट कर दिया, और आप यकीन मानिए उसके अंदर इतना बदलाव आया कि अब मुझे उसको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा पढ़वाओ, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जिसके ऊपर हमें एज ए पेरेंट बहुत सिंसियर होना पड़ता है। क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिव्यू साइकिल। आप समझो, रोटी को अगर तवे के ऊपर रखा है और उसको पलटा नहीं तो क्या होगा, जल जाएगी। रिवीजन भी वैसा ही है, अगर आपने एक बार पढ़ा और यदि उसको छोड़ा, यदि उसको वापस रिवाइज नहीं किया तो भूल जाने वाले हैं। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्लेट। एग्जामिनेशन का सुना आपने? क्या होता है क्लेट? ऐसे स्टूडेंट जो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक होते हैं, उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लेट। अब आपको ये सिनेरियो समझना पड़ेगा। हर साल, अब मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है कि आपको किस तरीके की जंग लड़के जाना है, तब जाके आप उस मुकाम को हासिल करेंगे। केट में तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स हर साल एपीयर होते हैं। उसका रिजल्ट यदि आप देखेंगे तो तकरीबन 4% रिजल्ट है, लगभग 2,300 स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई करते हैं। और यदि मैं अच्छे कॉलेजेस की बात करूं इंडिया के अंदर, तो मैक्सिमम 400 अच्छे लॉयर बन के निकलते हैं। परसेंटेज देख लीजिए आप कितना। सेम यदि मैं एनडीए की बात करूं, बच्चे ठीक है, अब तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया जहां पे गर्ल्स को भी एनडीए के अंदर आने की परमिशन मिली, गर्ल्स भी जा सकती हैं। 1% सिलेक्शन है सिर्फ, 3 लाख बच्चे बैठे हैं, उसमें से 355 सीट्स हैं, कुल इतनी सीट्स हैं, जिसमें मैं आपको बोलूं नेवी भी हो गया, आपका आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवल एकेडमी हो गया, तो लगभग 190 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं उन कॉलेजेस की बात करूं जो हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस हैं, तो सिलेक्शन अगर आप देखें तो 0.5% सिलेक्शन है उसका। सेम वे अगर मैं आता हूं एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट, नाटा की एग्जामिनेशन की यदि बात करते हैं, हर साल 3.5 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन सीट्स कुल 9,000 सीट्स हैं। सिलेक्शन आप देखें 2.53% सिलेक्शन रेशियो, इतना बच्चा बैठा लेकिन सीट इतनी, क्या करेंगे आप? अब यहां पे आप एक एक्सक्यूज दे सकते हैं पेरेंट्स और बच्चे कि जो इतने बच्चे बैठे थे उसमें तो सीट इतनी थी, मैं क्या कर सकता था। बट आप सोचो, अगर बच्चा अपना माइंडसेट चेंज कर ले, वो अगर ये सोच ले कि नहीं यार 9,000 सीट्स हैं, मुझे कितने सीट चाहिए? 1 सीट चाहिए। और आपने जब माइंडसेट चेंज कर दिया तो आप उस 9,000, क्योंकि ये 9,000 कोई बच्चा तो लेता होगा ना, तो वो बच्चा आप ही हो सकते हैं ना। तो आप समझिए कि कंपटीशन कितना है। सेम वे सीएसईपीटी, इसका अगर प्रोफेशनल टेस्ट की बात करें तो 1.5 लाख बच्चा बैठता है और कुल 6,000, आप शायद ज्यादा बेहतर समझते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड, 6,000 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे सीए बन के निकलते हैं। जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उनके बारे में आप एक चीज समझिए, तकरीबन 10 लाख, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया, 10 लाख बच्चे यूपीएससी के एग्जामिनेशन करते हैं, 50% स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स, उन 5 लाख स्टूडेंट्स में से 5% स्टूडेंट यानी कि लगभग 25,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। इन 25,000 में से सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, और सालाना कुल 400 या 500 अच्छे आईएएस ऑफिसर बन के निकलते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं आज के समय में, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल। आज से 2017 तक 18 तक क्या था कि आपका सीबीएसई से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता था, लेकिन 2019 से एक अलग एजेंसी बनी जिसका नाम था नाटा, है ना, वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, राइट, एनटीए। अब इस एग्जामिनेशन में आप देखें तो जो इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है, जिसको हम जेई मेन बोलते हैं,
और जेई एडवांस, दो लेवल में एग्जाम होती है, दो चरणों में एग्जामिनेशन होती है। तो जेई मेन जो एग्जामिनेशन है, ये पहला चरण है, ये हिंदुस्तान के बेहतरीन ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, जेएफटीज इन पिछले साल का आंकड़ा देखें तो करीबन 15 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे। और यदि मैं आईआईटीज और एनआईटीज की सीट्स की बात करूं तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे भारत में। इन 12-15 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2.24 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो जेईई मेन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि सिलेक्शन रेशियो कितना हुआ 14%। 15 लाख या 12 लाख बच्चों में से सिर्फ अगर 2.25 लाख बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो सिलेक्शन रेशियो कितना है 14%। बट ये जो सिलेक्ट हुए सबको सीट नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये बच्चे जो 2.24 लाख स्टूडेंट थे क्वालिफाई करके किस एग्जामिनेशन के लिए, जेईई एडवांस के लिए। ये एग्जामिनेशन भारत के जो 21 आईआईटीज हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन की एग्जामिनेशन होती है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 हजार बच्चे क्वालिफाई करते हैं। उन 2.25 लाख बच्चों में से सिर्फ 35 to 40,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सिर्फ 16,000, सिर्फ 16,000 सीट्स हैं। तो क्वालिफाई करना अलग चीज है, लेकिन अब ये इतनी सी सीट्स हैं तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना उनको सीट्स मिल जाती हैं। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनका ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी पवई, आईआईटी मुंबई में जाना है। लेकिन आपको बता दूं कि रैंक 1 से लेके रैंक 60, फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 60 वो ब्रांच क्लोज हो जाती है। मतलब अगर आप हिंदुस्तान में 15 लाख बच्चों से पहले 60 में नहीं आए, फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स रैंक में नहीं आए, तो यू आर नॉट गेटिंग एनी सीट इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, खासकर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात करें। अब हम बात करते हैं नीट की। पहले क्या होता है एम्स का एग्जामिनेशन होता है जिसमें होता है, अभी यहाँ पे क्या होगा, सारा एनटीए ने क्या कर दिया, नीट एग्जामिनेशन को किया है। लास्ट ईयर तकरीबन 15 लाख बच्चे अपियर हुए थे। और हमारे इंडिया के अंदर ये थोड़ा एडिटेड है, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ 63,000 लिखा है, ये 85,000 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस अब इंडिया में हो गए हैं, ठीक है। 40,000 चीज गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। आप इमेजिन करें, मैं आपको हमारे कोटा के पास में एक जगह उदयपुर, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है गीतांजलि, 1 करोड़ रुपया एडमिशन फीस है पहले साल। तो क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा सिर्फ फीस के लिए अंडर टेबल 1 करोड़ रुपया देने की कैपेसिटी रखता है? नहीं रखता है। तो सिर्फ हमें करना क्या होगा, हमें पढ़ना होगा। अगर हमें मेडिकल का ड्रीम है हमारे बच्चे के लिए, हमारे खुद के लिए, तो हमें उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें। इंपॉर्टेंट चीज है कि चैलेंजेस तो हैं, कंपटीशन तो है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। अब ये चीज को थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सर्वाइवल टू सक्सीड क्या है। आप जब 10th क्लास में इस बार एग्जामिनेशन, जो बच्चे 10th क्लास में हैं, आपके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देंगे। कितने? 2 करोड़ स्टूडेंट्स। तो कंपटीशन आपकी बैच में पढ़ने वाले 40 बच्चों से नहीं है, आपकी कंपटीशन उन 2 करोड़ बच्चों से जो नेशनल लेवल पे किसी न किसी कोने के अंदर पढ़ रहे हैं। आईआईटीज का टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं जिसमें हमने आईआईटीज, एनआईटीज, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, इनको ले तो लगभग 50,000 की सीट्स हैं। मेडिकल में तकरीबन 85,000 की सीट्स होगी। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ, इन सबको मिला तो 1,21,000 सीट्स हैं हर साल। और लॉ, डिफेंस, एनआईडी, आर्किटेक्ट, सीए, सीपीटी को देखते 21,000